राम राम सभी प्यारे साथियों को। स्वागत है आपका आर्य क्लासेस पर। उम्मीद है आप सब हंसते खेलते और स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, पिछली क्लास में हम पढ़ रहे थे छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में, और इस क्लास में हम पढ़ेंगे लार्ज इंटेस्टाइन बड़ी आंत के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो दोस्तों, जो लार्ज इंटेस्टाइन है बड़ी आंत, कल हमने पढ़ा था छोटी आंत में खाना कैसे पचता है। छोटी आंत में जो अंतिम पाचन है खाने का, जिसमें खाना पूरी तरीके से जो कार्बोहाइड्रेट है वो टूट जाता है पूरी तरीके से ग्लूकोज में, और कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज से नीचे नहीं टूटता। ये इसकी स्मॉलेस्ट यूनिट है, सबसे छोटी इकाई यही है। इससे नीचे टूटेगा ही नहीं कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में टूट जाएगा, फैट टूट जाएगा फैटी एसिड्स या मोनोग्लिसराइड भी कह देते हैं उसमें, और आपका बच गया प्रोटीन। प्रोटीन आपका टूट जाएगा अमीनो एसिड में। सबसे छोटी इकाई स्मॉलेस्ट यूनिट इनकी यही होती है। और इसमें इनका अवशोषण कौन कर लेगा? छोटी आंत। छोटी आंत में सबसे ज़्यादा किसमें होता है? इलियम में। जो एब्जॉर्प्शन होता है, जो अवशोषण होता है इलियम में होता है, वो कर लेगा। लेकिन छोटी आंत में जो इलियम होता है और जेजुनम होता है वो किसका अवशोषण नहीं करते? कुछ विटामिन, कुछ मिनरल्स, ठीक, और पानी का एब्जॉर्प्शन नहीं करती। छोटी आंत पानी का एब्जॉर्प्शन नहीं करती, यानी बचा कुचा काम जो आगे अवशोषण या एब्जॉर्प्शन का होगा वो बड़ी आंत करेगी। बड़ी आंत में कोई डाइजेशन नहीं होता, बड़ी आंत में केवल अवशोषण होता है, एब्जॉर्प्शन। ठीक, बड़ी आंत में क्योंकि अंतिम पाचन इलियम में ही हो जाएगा खत्म। अब जो आगे बड़ी आंत में खाने जाएगा उसमें एब्जॉर्प्शन यानी अवशोषण होगा। ठीक, तो अब वही पढ़ेंगे हम बड़ी आंत। दोस्तों, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जब हम मुख में खाने को चबा चबा के खाते हैं फिर उसको गटकने वाले होते हैं, खाने के उस रूप को बोलस कहते हैं। यानी बोलस, बोलस के रूप में जो खाना है वो पेट में जाता है। पेट में उसके बाद धड़ाधड़ पाचन होगा खूब दबा के। उसके बाद जो खाने का रूप छोटी आंत में घुसने के लिए तैयार होता है उसे बोल देते हैं दोस्तों कैम, यानी काइम। अब छोटी आंत में पाचन हुआ, ठीक है, छोटी आंत में पाचन होने के बाद खाना खूब छोटे भाग बिल्कुल अब पिस चुका है, सॉलिड वेस्ट बन चुका है, क्योंकि उसमें से एब्जॉर्प्शन हो गया है, अवशोषण हो गया है। अब वो सॉलिड वेस्ट बच गया है, तो उस सॉलिड वेस्ट को अब कह देंगे काइल, यानी खाने के अंतिम रूप जो बचा एंड में बिल्कुल, उसे काइल रूप दे देते हैं। ये देखो काइल, CHYL, कैल बोल देते हैं हिंदी में। तो ये खाना बिल्कुल सॉलिड वेस्ट बच गया है, यहाँ से एब्जॉर्प्शन हो चुका है। ये इलियम वाला भाग है। ये कौन सा भाग है दोस्तों? ये है इलियम। छोटी आंत का इलियम वाला भाग। ठीक, ये छोटी आंत का इलियम वाला भाग है। इसके अंदर भोजन पूरी तरीके से पच चुका है, अब काइल बन चुका है, कैल। जो भोजन का बिल्कुल लास्ट डाइजेशन हो जाएगा उसे कैल बोल देते हैं। अब खाना किस में जाएगा? बड़ी आंत में एंटर करेगा। बड़ी आंत में सबसे पहले एंटर करता है ये बड़ी आंत के, ये दोस्तों कुछ पार्ट है हमारे। सबसे पहला भाग जो बड़ी आंत का होता है वो होता है सीकम, अंध्रांत्र भी बोल देते हैं इसे हिंदी में। सीकम को अंध्रांत्र, CECUM, ठीक है। और उसके नीचे जुड़ा होता है अपेंडिक्स। तो सबसे पहले बड़ी आंत में जो शुरुआत होती है, स्टार्टिंग में, पहले अपेंडिक्स जुड़ा होता है जिसे परिशिष्ट कहते हैं। फिर सीकम जुड़ा होता है जिसे अंध्रांत्र बोलते हैं। उसके बाद ऊपर जाएगा खाना, इसे बोलते हैं असेंडिंग कोलोन, आरोही बृहदांत्र, आरोही बृहदांत्र, असेंडिंग कोलोन। ठीक, फिर इस तरफ मुड़ जाएगी आंत, यहाँ से यहाँ तक की बड़ी आंत को बोलते हैं ट्रांसवर्स कोलोन, यानी अनुप्रस्थ बृहदांत्र। एक तरीके से कुछ भागों में बांट दिया बड़ी आंत को, जैसे छोटी आंत को बांटा था। अब यहाँ से यहाँ तक के हिस्से को बोल देते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक के हिस्से को बोलेंगे डिसेंडिंग कोलोन, अवरोही बृहदांत्र, अवरोही बृहदांत्र। अब ये जो यहाँ से बैंड आया है थोड़ा सा इसमें बड़ी आंत में, इसमें यहाँ से यहाँ तक को बोल देंगे सिग्मोइड कोलोन। क्या बोल देंगे? सिग्मोइड बृहदांत्र। उसके बाद आता है रेक्टम, जिसे मलाशय बोलते हैं। उसके बाद आता है एनस, मल द्वार, जहाँ से सॉलिड वेस्ट बाहर निकलता है। ठीक, इन भागों में बटी होती है बड़ी आंत। तो इसको ही हम एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक, बस ये ध्यान रखना, खाने का जो लास्ट डाइजेशन हो जाता है, जब वो रूप बचता है उसे कैल बोलते हैं। अब वो कैल किस में एंटर करेगा? अब वो खाना एंटर करेगा सीकम में। खाने का पाचन पूरी तरीके से हो चुका है, अब वो एक वेस्ट बच चुका है, क्योंकि उसमें से प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल सब खिंच चुके हैं। अब जो विटामिन मिनरल्स छोटी आंत नहीं एब्जॉर्ब कर पाई, अब उन्हें बड़ी आंत एब्जॉर्ब करेगी। और बाकी जो कार्बोहाइड्रेट, फैट और आपका
प्रोटीन है वो छोटी आंत पूरी तरीके से एब्जॉर्ब कर चुकी है। अब क्या, और विटामिन मिनरल्स भी एब्जॉर्ब कर चुकी है। अब कुछ विटामिन और मिनरल्स हैं जो बड़ी आंत में बनते हैं, उन्हें बड़ी आंत एब्जॉर्ब करेगी। ठीक, वो छोटी आंत में एब्जॉर्ब नहीं होंगे और उन्हें बड़ी आंत एब्जॉर्ब करेगी। और पानी को केवल बड़ी आंत एब्जॉर्ब करती है, वाटर को। ठीक, वाटर किस में एब्जॉर्ब होता है? बड़ी आंत में। और वाटर छोटी आंत में एब्जॉर्ब नहीं होता, ये मैं लिखवा भी चुका हूँ। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब जो एक कैल रूप है खाने का, सॉलिड वेस्ट जो बचा है, अब ये बढ़ेगा बड़ी आंत में। बड़ी आंत में सबसे पहले किस में जाएगा? सीकम में। लेकिन सीकम से नीचे एक पूंछ की तरह लटका होता है अपेंडिक्स। तो सबसे पहले डाल लो, हम क्या पढ़ेंगे? आपका अपेंडिक्स। ठीक, जिसे बोलते हैं परिशिष्ट। जिसे बोलते हैं परिशिष्ट। दोस्तों अपेंडिक्स क्या होता है? ये जो अपेंडिक्स होता है, यह आपका एक उंगली, एक छोटी सी उंगली जितनी थैली होती है, जो एक थैली सी लटकी रहती है उंगली जितनी। ठीक, एक फिंगर जितनी थैली सी लटकी रहती है। यह अपेंडिक्स जो है, ये किससे जुड़ी होती है? सीकम से जुड़ी होती है। किससे जुड़ी होती है? सीकम से। ठीक, सबसे पहले बड़ी आंत में अगर स्टार्टिंग होती है तो अपेंडिक्स से होती है, फिर सीकम आता है, फिर ये असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, ये डिसेंडिंग कोलोन, ऐसे चलता है। तो अपेंडिक्स क्या होता है दोस्तों? अपेंडिक्स हमारे शरीर में ये घास फूस जो पचाने के लिए होता है। ठीक, हमारे शरीर में घास फूस जो ये हेर्बीवोरस जो जानवर होते हैं, जैसे गाय हो गई, भैंस हो गई, और आपके जो जंगली जानवर होते हैं जो घास खाते हैं, ठीक, इनके अंदर भी अपेंडिक्स होता है। और यही घास फूस खाने पचाने के लिए हमारे पेट में अपेंडिक्स होता है, लेकिन बहुत छोटा होता है ये। और जो ये जानवर होते हैं आपके गाय भैंस, इनमें बड़ा होता है अपेंडिक्स। तो ये छोटा सा होता है हमारे में, ये घास फूस को पचाने के लिए होता है। घास फूस में ऐसा क्या होता है पचाने के लिए? घास फूस में पाया जाता है दोस्तों एक कार्बोहाइड्रेट, जिसे बोलते हैं सेल्यूलोज। तो सेल्यूलोज को पचाने के लिए होता है। सेल्यूलोज क्या होता है? सेल्यूलोज एक कार्बोहाइड्रेट का रूप है। जैसे मैंने पढ़ाया था, स्टार्च भी एक कार्बोहाइड्रेट का रूप है, मैं पीछे बता चुका हूँ। स्टार्च क्या है? स्टार्च हम लोग खाते हैं कार्बोहाइड्रेट के रूप में। अगर हम पेड़ पौधे खाने लगे तो सेल्यूलोज के रूप में खाएंगे। ठीक, उसे पचाना भारी पड़ जाता है। अगर हम घास फूस खाएं थोड़ा भारी पड़ जाता है, क्योंकि सेल्यूलोज थोड़ा हैवी होता है स्टार्च से। ठीक, तो ये सेल्यूलोज को पचाने के लिए होता है, लेकिन बहुत छोटे साइज का होता है, फिंगर जितना छोटी सी थैली होती है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या होगा दोस्तों? पेड़ पौधे क्या होते हैं? ये कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, अपने खाने के लिए कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। यानी जो कार्बोहाइड्रेट पौधों में बनता है, उसकी पत्तियों में बनता है, वो होता है आपका सेल्यूलोज। क्या होता है? सेल्यूलोज। और जो ये कार्बोहाइड्रेट जितना यूज कर लेते हैं प्लांट, उसके बाद जो बच जाता है, जो फालतू का कार्बोहाइड्रेट होता है, वो इसे स्टोर करते हैं बीजों में। कौन से बीज होते हैं? जैसे गेहूं का दाना होता है, जैसे बाजरे का दाना होता है, जैसे मक्के का दाना होता है, जो हम लोग एक तरीके से जिनका चून पीस के खाते हैं। ठीक, उन बीजों में स्टोर करता है एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट को, जिसे प्लांट यूज नहीं करता। और प्लांट के अंदर कौन सा कार्बोहाइड्रेट होता है? सेल्यूलोज। ठीक, प्लांट के अंदर ही होता है सेल्यूलोज, उसकी पत्तियों में। प्लांट के अंदर सारे में सेल्यूलोज कार्बोहाइड्रेट होता है। सेल्यूलोज भी कार्बोहाइड्रेट का रूप है। हम ये का दोस्तों न्यूट्रिशन चैप्टर में पढ़ेंगे पूरा डिटेल में कि कार्बोहाइड्रेट के कितने रूप हैं, प्रोटीन क्या है, फैट क्या है, फैट के कितने रूप है, सब पढ़ेंगे। तो अभी मैं उसको डिटेल में नहीं बता सकता यहाँ। तो अब क्या होगा? जो सेल्यूलोज है वो एक कार्बोहाइड्रेट है प्लांट का। जब प्लांट उसका यूज करते रहते हैं, और जो एक्स्ट्रा होता है उसे बीज में स्टोर कर लेते हैं। बीज में वो स्टोर करते हैं स्टार्च की फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट को। खुद के अंदर तो प्लांट के खुद के अंदर तो रहता है सेल्यूलोज की फॉर्म में, और बीज में स्टोर करते हैं स्टार्च की फॉर्म में, जिसे हम लोग खाते हैं। ठीक, और गाय भैंस ये ढोर जो होते हैं, ये क्या खाते हैं? ये खाते हैं प्लांट्स, पौधे। और इन प्लांट्स में होता है सेल्यूलोज, तो वो सेल्यूलोज खाते हैं। उनके अंदर इसलिए बड़ा होता है, जो अपेंडिक्स है वो बड़ा होता है साइज में, जिससे वो इजीली उस घास फूस को पचा लेते हैं। ठीक, प्लांट्स को पचा लेते हैं। हम प्लांट्स के बीजों को खाते हैं, क्योंकि प्रकृति ने हमारे लिए बीज बनाए हैं वो खाने के लिए। वो हल्के होते हैं खाने में, वो जल्दी पच जाते हैं। स्टार्च सेल्यूलोज से जल्दी पच जाता है। ठीक, तो स्टार्च क्या है? कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म है, जिसे हम लोग खाते हैं। बीज के रूप में वो प्लांट स्टोर करते हैं उसे। ठीक, तो लिखो, ये हमारे शरीर में किस लिए दिया गया है?
ये हमारे शरीर में एक तरीके से पेड़ पौधों का पाचन करने के लिए दिया गया है, लेकिन ये बहुत छोटे है हमारे शरीर में। तो ये अगर हम पेड़ पौधे खाने लगे तो ज़्यादा उनका हजम उन्हें मुश्किल कर पाएंगे और दिक्कत ज़्यादा होती है। तो लिख लो। और जो हमारे जैसे पूर्वज होते थे, बोला जाता है कि वो जंगलों में रहा करते थे, ज़्यादातर जड़ी बूटी पेड़ पौधे ही खाया करते थे, तो उस समय इसका बहुत ज़्यादा यूज़ था अपेंडिक्स का। उस समय अपेंडिक्स यूज़ होता था खूब, ठीक। लेकिन अब क्या है, आज के समय में हम पेड़ पौधे और ये सब खाते नहीं, उनके बीज खाते हैं, ठीक। तो आज आज के समय में हम एक तरीके से पेड़ पौधों में सेल्यूलोज कार्बोहाइड्रेट होता है। आज के टाइम में हम सेल्यूलोज खाते ही नहीं, हम स्टार्च खाते हैं, क्योंकि स्टार्च क्या है, पेड़ पौधों के बीज के रूप में स्टोर करता है कार्बोहाइड्रेट को। तो हम तो बीज खाते हैं, तो इसलिए आज के समय में ये हमारे शरीर में इसका इतना यूज़ होता ही नहीं, ठीक है। इसका नामात्र यूज़ है किसका, अपेंडिक्स का। हाँ, इसका बहुत चीज़ों में यूज़ होता है, लेकिन इसका पाचन में ऐसा कोई यूज होता नहीं है। तो इसलिए क्योंकि हम लोग सेल्यूलोज खाते ही नहीं, ठीक। तो हम क्या लिखेंगे कि एक हमारे शरीर में वेस्टिजियल ऑर्गन है, ठीक है। यानी ये है, पर इसके ना होने से भी हमारे शरीर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसे बोलते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन, ठीक। यानी जो चीज़ हमारे शरीर में है, अगर उसको हम निकाल भी दें तो शरीर जो प्रक्रिया चलती है बॉडी में, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसे बोलते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन, लिख लो। ठीक, क्या बोलते हैं, वेस्टिजियल ऑर्गन। इसे हिंदी में बोलते हैं दोस्तों अवशेषी, अवशेषी अंग। इसका मतलब क्या है दोस्तों, वेस्टिजियल ऑर्गन। मैंने अभी बताया, जब हम आज के समय में घास फूस पेड़ पौधे खाते नहीं, हम तो उनके बीज खाते हैं। तो इसका मतलब है जब पेड़ पौधे पचाने के लिए दिया हुआ है, आज के समय में हम खाते नहीं, तो हमारी बॉडी में इसका यूज होता नहीं है इतना, ठीक है। तो अगर डॉक्टर क्या होते हैं, कभी कभार आपने देखा होगा, कोई ना कोई बोल देता है मेरा तो अपेंडिक्स का दर्द उठ रहा है, तो डॉक्टर बोल देते हैं सर्जरी करवा लो इसकी अपेंडिक्स की। तो डॉक्टर क्या करते हैं, सब अपेंडिक्स को काट देते हैं बड़ी हाथ से और अलग कर देते हैं, उसको निकाल ही देते हैं, ठीक है। तो अपेंडिक्स का दर्द उठता है कभी कभार लोगों के, तो वो यही होती है अपेंडिक्स, जिसका ऑपरेशन होता है, इसे काट देते हैं और अलग निकाल देते हैं, तो भी बॉडी पर कोई फर्क नहीं पड़ता, बॉडी ऐसी की ऐसी काम करती है जैसी कर रही है, ठीक। इसलिए इसे बोल देते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन, अवशेषी अंग। मतलब ऐसा ऑर्गन जिसको अगर बॉडी में ना भी हो तो भी बॉडी काम करेगी, ठीक। उसे बोलते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन, ठीक है। इसे बोलते हैं अगर बॉडी में कोई अंग है, अगर वो हमारी बॉडी से निकाल भी दें और बॉडी फिर भी ऐसी कैसी काम करे, उसके निकलने से कोई फर्क ना पड़े, तो उस ऑर्गन को वेस्टिजियल ऑर्गन बोल देते हैं, अवशेषी अंग बोल देते हैं। और ऐसा क्यों बोलते हैं अवशेषी अंग, क्योंकि भाई आज के समय में हम पेड़ पौधे खाते नहीं, तो सेल्यूलोज, पेड़ पौधों में क्या होता है, सेल्यूलोज, ये क्या करता है, ये हमारे शरीर में सेल्यूलोज, ठीक है, सेल्यूलोज का पाचन करता है। क्या करता है, सेल्यूलोज का पाचन करता है, ठीक है। सेल्यूलोज, सेलुलोज, ठीक। ये सेलुलोज है क्या, ये है आपका पौधों का कार्बोहाइड्रेट, पौधों में पाए जाने वाला कार्बोहाइड्रेट। दोस्तों सेलुलोज बहुत बड़ी मात्रा में होता है, आपने देखा होगा पूरे हमारी अर्थ पे जो जंगल है, पेड़ पौधे हैं, खेती बहुत होती है, तो सेलुलोज बहुत बड़ी मात्रा में पाया जाता है, क्योंकि पौधों के अंदर होता है, कोई सा भी पौधा हो सबके अंदर सेलुलोज होता है, ठीक। क्योंकि ये खाना एक तरीके का प्लांट्स का, इसी को ही खाते हैं वो, तो प्लांट्स के अंदर सेलुलोज पाया जाता है, कोई सा भी प्लांट्स हो, तो बड़ी मात्रा में हमारी धरती पर पाया जाता है, क्योंकि जंगल और इसकी खेतों की जो खेती होती है उसकी कमी नहीं है हमारे अर्थ पे, ठीक। हरियाली की कोई कमी नहीं है, तो पौधों में पाए जाने वाला कार्बोहाइड्रेट होता है सेलुलोज,
और हमारे शरीर में ये अपेंडिक्स क्या करता है, सेलुलोज का पाचन करता है, इसका डाइजेशन करता है सेलुलोज का। ठीक, इसका हमारी बॉडी में कोई मेजर काम नहीं है। मेजर मतलब कोई बड़ा काम नहीं है। मेजर वर्क, इसका हमारी बॉडी में कोई मेजर काम नहीं है, मतलब कोई बड़ा काम नहीं है, क्योंकि हम, जाहिर सी बात है, हम पेड़ पौधे खाते नहीं, इसलिए इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, इसका हमारी बॉडी में कोई मेजर काम नहीं है, क्योंकि हम खाना स्टार्च के रूप में खाते हैं। और स्टार्च क्या होता है मैं आपको बता चुका हूं। स्टार्च को हिंदी में बूर या चोकर भी कह देते हैं, चोकर। ठीक है, बूर या चोकर। स्टार्च क्या है दोस्तों, मैं बता चुका हूं। पेड़ पौधे जो कार्बोहाइड्रेट एक्स्ट्रा होता है उनके अंदर, वो उसको बीज के रूप में स्टोर कर देते हैं। जो बीज कौन से, जो हम लोग जिनका आटा बनाकर, जिनका चून बनाकर, जिन्हें पीस कर खाते हैं, जैसे बाजरा हो गया, रावी हो गया, गेहूं हो गया, आपका चने हो गए, ऐसे। ठीक, क्योंकि हम खाना स्टार्च के रूप में खाते हैं, सेलुलोज के रूप में नहीं खाते। सेलुलोज को कौन खाता है, सेलुलोज को खाते हैं जानवर, जो आपके शाकाहारी जानवर होते हैं, जो आपके पेड़ पौधे खाते हैं, क्योंकि पेड़ पौधों में पाया जाता है सेलुलोज। पेड़ पौधों के अंदर बड़ी मात्रा में होता है सेलुलोज, और हम पेड़ पौधे खाते नहीं, हम सेलुलोज खाते नहीं। तो हम जब सेलुलोज नहीं खाते तो अपेंडिक्स का हमारी बॉडी में मेजर ऐसा काम कोई नहीं होता, कोई बड़ा काम ऐसा कोई नहीं होता। तो इसलिए एक वेस्टिजियल ऑर्गन है। ठीक, और वेस्टिजियल ऑर्गन मैंने आपको बता ही दिया है, जिसका हमारी बॉडी में कोई काम ना हो, अगर उसको हम निकाल दें तो बॉडी को कोई फर्क ना पड़े। ठीक है, हम खाना स्टार्च के रूप में खाते हैं, इसका कोई काम नहीं है ऐसा मेजर। और एक पॉइंट और लिख लो इसके बारे में, हमारी बॉडी में ये गट बैक्टीरिया को स्टोर करता है। गट बैक्टीरिया, गट जीवाणु। ठीक, गट जीवाणु को स्टोर करके रखता है, जो क्या करते हैं, जो हमें इम्यूनिटी देते हैं, इम्यूनिटी देते हैं, प्रतिरोधकता, प्रतिरोधक ही बोलते हैं। प्रतिरोधकता प्रदान करते हैं हमें। ठीक, हमारी बॉडी में गट बैक्टीरिया को भी स्टोर करके रखता है अपेंडिक्स। अब ये गट बैक्टीरिया क्या होते हैं, ये गुड बैक्टीरिया होते हैं। हमारे शरीर के अंदर भी दोस्तों बैक्टीरिया पाए जाते हैं, जो हमारे शरीर के दोस्त होते हैं। ठीक है, अभी आप पढ़ना, एक बैक्टीरिया तो इसमें इकोलाई बैक्टीरिया होता है, जो हमारे शरीर में विटामिन B12, बहुत सारे विटामिन बनाता है सॉलिड वेस्ट से, हम खाते हैं, तो हमारे शरीर में बैक्टीरिया होते हैं। लेकिन वो गुड बैक्टीरिया बोलते हैं, अच्छे बैक्टीरिया, क्योंकि हमारे शरीर के साथी हैं। अगर वो नहीं होंगे तो बॉडी में दिक्कत हो जाएगी। तो गट बैक्टीरिया उन्हें कहते हैं जो अच्छे बैक्टीरिया। ये बड़ी आंत में होते हैं। बड़ी आंत में किसमें, ये अपेंडिक्स स्टोर करके रखता है। ये एक तरीके से इम्यूनिटी देते हैं। कोई भी अगर बैक्टीरिया, कुछ भी खतरनाक चीज अगर बड़ी आंत में आती है तो ये उनसे लड़ने का काम करते हैं गट बैक्टीरिया। ठीक, तो एक तरीके से इम्यूनिटी देते हैं। इसके अंदर गट बैक्टीरिया पाया जाता है। बस हमारी बॉडी में अगर ये थोड़ा, अगर इसका काम है तो मेन काम इसका यही है, गट बैक्टीरिया होते हैं इसके अंदर। लेकिन इसके ना होने से भी कोई ऐसा फर्क पड़ता नहीं, क्योंकि हमारी बॉडी में इम्यूनिटी देने के लिए बहुत सारी ऑप्शन होते हैं। ठीक, वाइट ब्लड सेल होती हैं। ठीक है, आपका वाइट ब्लड सेल के अंदर
आपके बहुत सारे प्रोटीन होते हैं जो हमें बचाते हैं, ठीक है। तो ये नोट कर लो अपेंडिक्स के बारे में इतना ही, फिर चलते हैं आगे अगले भाग पे, सीकम पे। ठीक है दोस्तों, अपेंडिक्स के बारे में इतना ही है। ये जरूर याद रखना पॉइंट कि अपेंडिक्स इज वेस्टिजियल ऑर्गन, अवशेषी अंग है, ठीक, नोट कर लो। तो आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा क्या है हमारा दोस्तों, सीकम। तो छोटी आंत से जब खाना घुसा तो किस में घुसा, सीकम में। तो दूसरा क्या पढ़ेंगे अब, सीकम, ठीक, जिसे बोलते हैं अंध्रांत्र। अंध्रांत्र, सीकम, ठीक दोस्तों। तो सीकम है क्या दोस्तों, सीकम का ऐसा कोई रोल नहीं है। सीकम का मेन रोल है दोस्तों, इसका मेन रोल है बलगम बनाना, जिसे म्यूकस कहते हैं इंग्लिश में। बलगम, बलगम नहीं बनता जब आपका जुकाम होता है, तो वो बलगम बनाने का काम करता है ये सीकम। ये क्या करता है दोस्तों, जब खाना सीकम के अंदर प्रवेश करता है तो सीकम बलगम बनाता है बहुत सारा, जो खाने के साथ मिलकर जो सॉलिड वेस्ट आता है, क्योंकि अब जाहिर सी बात है उसमें से जो न्यूट्रिशन है वो खिंच चुका है, तो थोड़ा सॉलिड वेस्ट बच जाता है, तो उसे एक तरीके से सॉफ्ट बना देता है ये मलगम। जो हमारी जो सॉलिड वेस्ट होता है, पोटी होती है, उसको साथ मिलकर ये बलगम उसे सॉफ्ट बना देता है। तो सीकम का काम होता है केवल और केवल आपका बलगम का निर्माण करना, म्यूकस का निर्माण करना। तो ये क्या बनाता है, तो बलगम बोलते हैं इसको, म्यूकस। म्यूकस क्या, एक तरह का बलगम है, ठीक है। ये म्यूकस का निर्माण करता है। ठीक है, ये म्यूकस का निर्माण करता है। और ये म्यूकस क्या करता है दोस्तों, ये खाने के साथ मिलकर म्यूकस दोस्तों, जब छोटी आंत से खाना बड़ी आंत में जाता है ना, तो उसे सॉलिड वेस्ट कह देते हैं, क्योंकि अब वेस्ट बच चुका है, उसमें से न्यूट्रिशन खिंच गया। तो उस खाने को अब क्या बोल देंगे, भोजन ना बोल के सॉलिड वेस्ट बोल देते हैं, ठीक। जो सॉलिड वेस्ट है हमारा, जो ठोस हमारा जो वेस्ट बचता है वो, तो ये क्या करता है म्यूकस, सॉलिड वेस्ट के साथ मिलकर उसे सॉफ्ट बना देता है, सॉफ्ट, नरम। क्या बना देता है उसको दोस्तों, नरम बना देता है। तो म्यूकस का काम इतना होता है। सीकम क्या करता है, म्यूकस बनाता है। ये रहा सीकम आपका, जो सबसे पहला भाग होता है। सीकम मलगम का निर्माण करता है, जो सॉलिड वेस्ट के साथ मिलकर उसको सॉफ्ट बना देता है, उसको नरम कर देता है, ठीक, जिससे कि हमें आगे फ्रेश होने में दिक्कत ना हो। तो यही है बस सीकम के बारे में, ज़्यादा इसमें और कुछ है नहीं, ठीक है दोस्तों, नोट कर लो एक बार। तो दोस्तों तीसरा अब हमारा है कोलोन, जिसे बृहदांत्र कहते हैं। पहला अपेंडिक्स, दूसरा सीकम, तीसरा कोलोन। कोलोन के तीन भाग होते हैं, असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन और डिसेंडिंग कोलोन, ठीक। आरोही बृहदांत्र, अनुप्रस्थ बृहदांत्र और अवरोही बृहदांत्र, ठीक। फिर सिग्मोइड कोलोन, सिग्मोइड बृहदांत्र। ये चार भाग होते हैं किसके, कोलोन के, लेकिन काम सबका एक ही होता है। चार भाग में डिवाइड है, काम सबका एक ही होता है। बस ये ध्यान रखना पहले कौन सा आता है, पहले असेंडिंग, फिर ट्रांसवर्स, फिर डिसेंडिंग, फिर सिग्मोइड। इनका सीक्वेंस याद रखना, ठीक है, आगे पीछे का। तो पहले असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग और सिग्मोइड। काम कोलोन का एक ही होता है, लिख लो। जो मेन काम होता है बड़ी आंत के अंदर, वो कोलोन का ही होता है। क्यों, क्योंकि ये मैंने आपको बताया था छोटी आंत में पानी का अवशोषण नहीं होता, यानी पानी का एब्जॉर्प्शन छोटी आंत में नहीं होता। पानी का एब्जॉर्प्शन बड़ी आंत में आके होता है। जो सॉलिड वेस्ट बचता है छोटी आंत से बड़ी आंत में आता है, उसमें से पानी खींचना बाकी रह गया है, वो पानी खींचती है बड़ी आंत। तो यही काम करता है कोलोन। क्या काम करता है, यह है वाटर का एब्जॉर्प्शन,
एब्जॉर्प्शन करता है। ठीक है, एब्जॉर्प्शन को क्या कहते हैं? अवशोषण। अवशोषण क्या कहते हैं? एब्जॉर्प्शन को अवशोषण। ये पानी का अवशोषण करता है। ठीक है दोस्तों, और इसका काम क्या होता है? और इसका काम होता है, इसमें कोलोन में एक चीज और पाई जाती है दोस्तों। कोलोन के अंदर ई कोलाई बैक्टीरिया पाए जाते हैं। ई कोलाई बैक्टीरिया क्या पाए जाते हैं दोस्तों? ई कोलाई जीवाणु, ई कोलाई नाम के जीवाणु, ECOLI। ठीक है, COLI, ई कोलाई बैक्टीरिया। ये किसके अंदर पाए जाते हैं? कोलोन में पाए जाते हैं। मैंने बोला था ना दोस्तों, हमारे शरीर में बैक्टीरिया भी होते हैं, जीवाणु। और जबकि बैक्टीरिया तो खतरनाक होते हैं हमारे शरीर के लिए, लेकिन हमारे शरीर का हिस्सा होते हैं वो। हमारा शरीर उनके लिए घर है जिसे वो बचा के रखते हैं। ठीक है, और हमारी सहायता भी करते हैं बॉडी में। ठीक, जैसे आपके गट बैक्टीरिया थे, किसमें थे? अपेंडिक्स में। अब ये आपका ई कोलाई बैक्टीरिया, ये भी हमारा साथी है, ये भी हमारी मदद करेगा। ठीक है, ई कोलाई बैक्टीरिया कोलोन में पाए जाते हैं। ई कोलाई बैक्टीरिया का काम क्या होता है? ई कोलाई बैक्टीरिया दोस्तों, यह सॉलिड वेस्ट से, जो कि अब आपका सॉलिड वेस्ट आ चुका है, क्या क्या चीज बनाया गया है सॉलिड वेस्ट से? आपका विटामिन के, विटामिन B1। विटामिन को दोस्तों मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं VIT। तो ये क्या है दोस्तों? विटामिन B1। ठीक है, क्या है? विटामिन B1, विटामिन के, और आपका विटामिन B2, विटामिन B2 एंड विटामिन B12। सबसे अहम विटामिन तो ये बनाते हैं, सबसे ज्यादा जो विटामिन बनाते हैं ई कोलाई बैक्टीरिया, विटामिन B12 बनाते हैं। विटामिन के, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B12। ये ऐसे विटामिन थे जिनका एब्जॉर्प्शन छोटी आंत में नहीं हुआ था। छोटी आंत में अगर इनका एब्जॉर्प्शन होता है तो दोस्तों बहुत ही कम मात्रा में, नामात्र के बराबर होता है, यानी ये सॉलिड वेस्ट के साथ आगे आ जाते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में। छोटी आंत में इनका बहुत ही कम एब्जॉर्प्शन होता है, तो हम इसलिए ये मान के चलते हैं छोटी आंत में इनका एब्जॉर्प्शन होता ही नहीं। ठीक, तो विटामिन के, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B12, इनका मेन जो एब्जॉर्प्शन है, मेन अवशोषण है, वो बड़ी आंत करती है, उनको बड़ी आंत खींचती है। ठीक है, ब्लड के अंदर। ठीक, तो ये विटामिन है, इनको बनाता कौन है? ये ई कोलाई बैक्टीरिया, जो कोलोन में पाए जाते हैं। छोटे छोटे बैक्टीरिया होते हैं, इन्हें ई कोलाई नाम दिया गया है। ये सॉलिड वेस्ट में घुसकर उसको एक तरीके से खाकर, ई कोलाई बैक्टीरिया का खाना होता है हमारा सॉलिड वेस्ट। ये सॉलिड वेस्ट को खाते हैं। ठीक है, ये जो बैक्टीरिया होते हैं, और उसको खाकर ये बैक्टीरिया बनाते हैं विटामिन B12, विटामिन B2, विटामिन B1, विटामिन के। ठीक, मैंने आपको बताया था ना, कुछ विटामिन और मिनरल्स रह जाते हैं जो छोटी आंत अवशोषित नहीं कर पाती, एब्जॉर्प्शन नहीं कर पाती, वो बड़ी आंत करेगी। ये विटामिन है जो ई कोलाई बैक्टीरिया बनाते हैं। ठीक, तो ये ध्यान रखना, ई कोलाई बैक्टीरिया किस में पाए जाते हैं? कोलोन में। ठीक, और ये कैसे करता है? सॉलिड वेस्ट से करता है। सॉलिड वेस्ट को ई कोलाई बैक्टीरिया खाते हैं, और खाकर किसका निर्माण करते हैं? विटामिन के, B1, B2 और B12। ठीक है दोस्तों, तो मेन काम यही होता है कोलोन का। ये असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग और सिग्मोइड कोलोन मिलकर, सारे मिलकर यही प्रोसेस करते हैं कि खाने का पानी सोखते हैं, खाने को पूरी तरीके से पानी सोख कर डिहाइड्रेट कर देते हैं, उसे बिना पानी का कर देते हैं। और ई कोलाई बैक्टीरिया इसमें पाए जाते हैं जो सॉलिड वेस्ट को खाते हैं और खाकर विटामिन के, B1, B2, B12 बनाते हैं, जो हमारे लिए शरीर के लिए बहुत जरूरी है। और इनका एब्जॉर्प्शन बड़ी आंत में, मैक्सिमम बड़ी आंत में होता है ज़्यादा से ज़्यादा, और छोटी आंत में इनका एब्जॉर्प्शन नाम के बराबर, नामात्र होता है। इसलिए बड़ी आंत में ये इनका एब्जॉर्प्शन होता है। इसलिए ये मान के चलते हैं कि छोटी आंत में इन विटामिन का एब्जॉर्प्शन होता नहीं है, क्योंकि नामात्र होता है, तो यही मान के चलते नहीं होता, क्योंकि इनका मेन एब्जॉर्प्शन बड़ी आंत करती है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों कोलोन में इतना ही है, 2 पॉइंट, कोई हमें राम कहानी लिखनी नहीं, मेन मेन इनका काम याद रखना है। ठीक है, नोट कर लो, फिर अगला वो पढ़ेंगे। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों कोलोन हो गया हमारा। अगला क्या है? रेक्टम, फिर एनस। अब देखो, खाना जो काइल के रूप में बड़ी आंत में घुसाता है, सीकम उसमें बलगम मिलाकर उसको सॉफ्ट कर देगा, फिर वो आगे बढ़ेगा, उसमें से पानी खिंच जाता है,
वो सॉलिड वेस्ट में से पानी जो बचा होता है वो पानी एब्जॉर्ब करके बड़ी आंत ब्लड में मिला देती है। ठीक, और कुछ विटामिन्स जो हमारे इकोलाई बैक्टीरिया बनाते हैं वो विटामिन्स को ब्लड में मिला देती है बड़ी आंत। ठीक है, उसके बाद आपका एक खनिज और बच गया, एक मिनरल। ठीक है, यानी इनका जो एब्जॉर्प्शन होता है वो कोलोन में होता है। अवशोषण। जी दोस्तों, जो वाटर का एब्जॉर्प्शन है वो भी कोलोन में होता है इन विटामिन का। एक और होता है दोस्तों मिनरल, एक मिनरल और बचता है जिसे बोलते हैं सोडियम। क्या बोलते हैं इसे? सोडियम। एक मिनरल, एक खनिज। ठीक है, इसका एब्जॉर्प्शन भी छोटी आंत नहीं करती। तो इस सोडियम का एब्जॉर्प्शन कहां के होगा? इसका भी एब्जॉर्प्शन कहां के होगा? इसका भी कोलोन में होगा। एब्जॉर्प्शन इन कोलोन, यानी कोलोन में इसका अवशोषण होगा सोडियम का। तो कोलोन में किस किस का एब्जॉर्प्शन हो गया? आपका सोडियम का, आपके इन सारे विटामिन का और वाटर का। ठीक, अब खाना कहाँ गया दोस्तों? अब खाने में से सारी काम की चीजें अब बिल्कुल अच्छी तरह निचड़ चुकी है। खाने का जो अंतिम पाचन था वो छोटी आंत में ही हो चुका था। बड़ी आंत में केवल अवशोषण होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। किस किस का? वाटर का, विटामिन का और इस मिनरल का। ठीक, इनका एब्जॉर्प्शन होता है। बाकी खाना पच चुका था छोटी आंत में ही, इलियम में, छोटी आंत के इलियम में। क्योंकि खाने का पचने का मतलब क्या है? मेन क्या है? फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट और विटामिन और मिनरल्स। पाचन तो केवल फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का होता है, वही टूटते हैं छोटे भाग में। विटामिन मिनरल्स का कोई पाचन नहीं होता, सीधे छोटी आंत में आते हैं और उनका लेकिन एब्जॉर्प्शन होता है। तो छोटी आंत में खाने का पाचन पूरा हो चुका होता है। बड़ी आंत में क्या होता है? एब्जॉर्प्शन। किस किस का? इनका। ठीक, अब क्या होगा दोस्तों? अब खाना आएगा रेक्टम में। जो रेक्टम में किस रूप में खाना आएगा दोस्तों? रेक्टम में आएगा आपका सॉलिड वेस्ट के रूप में, जिसमें से अब सब कुछ काम की चीजें निकल चुकी हैं। ठीक, और खाने को क्या बोल रहे हैं हम? काइल के रूप में आया था, यहां भी खाना वही काइल के रूप में है। काइल क्या है? एक सॉलिड वेस्ट। ठीक, खाना काइल के रूप में रेक्टम में आके जमा होता है। तो ये लिख लेना, रेक्टम में क्या होता है? रेक्टम में सॉलिड वेस्ट स्टोर होता है, जमा होता है। जितना भी खाना पूरी तरीके से अब पच के, अब खाने के अंदर कुछ नहीं बचा, वो पूरा सॉलिड वेस्ट ही बचा है। वो सॉलिड वेस्ट काइल के रूप में, काइल के रूप में घुसा था, काइल के रूप में बाहर निकलेगा। तो बड़ी आंत में काइल के रूप में घुसा, काइल के रूप में बाहर निकलेगा। तो ये काइल का जो रूप में खाना है रेक्टम में, जो कि अब वेस्ट बन चुका है पूरी तरीके से, अब वो यहाँ किस में स्टोर होगा? रेक्टम में। तो इस अलग से कोई लिखने की जरूरत नहीं है, रेक्टम बस इतना लिखना, सॉलिड वेस्ट को स्टोर करता है। और उसके बाद हमारा खाना कहाँ से बाहर निकल जाता है? जो वेस्ट है हमारा, एनस, मल द्वार। मल द्वार के सारे हमारा खाना जो सॉलिड वेस्ट है बाहर निकल जाता है, क्योंकि अब खाना तो कहेंगे नहीं, काम की चीजें सब निकल चुकी हैं। तो सॉलिड वेस्ट तो यहीं बन चुका था इलियम में। कुछ थोड़े बहुत विटामिन पानी रह गया था जो एब्जॉर्ब करने रह गए थे, बड़ी आंत कर देती है। और उसके बाद वो सॉलिड वेस्ट एनस यानी मल द्वार के सारे बाहर निकल जाता है, इकट्ठा होता है रेक्टम में। जब वो इकट्ठा हो जाता है, जब हम प्रेशर लगता है लैट्रिन का प्रेशर हमें जब लगता है जब रेक्टम में पूरा भर चुका होता है, फिर ये एनस मल द्वार से बाहर निकल जाता है। तो यहाँ तक था बड़ी आंत। ठीक दोस्तों, बड़ी आंत भी आपका खत्म हो चुका है। तो अब डाइजेशन चैप्टर आपका यहाँ खत्म हो चुका है दोस्तों, लेकिन कुछ पॉइंट्स हैं जिन पर आप कंफ्यूज हो गए, इसलिए मैं उन्हें एक बार और रिवीजन करवा देता हूँ। कुछ पॉइंट्स पे आप कंफ्यूज जरूर हो रहे होंगे, उनका मैं एक बार रिवीजन करवा देता हूँ, इसको नोट कर लें। तो मेरे प्यारे साथियों, हमारा चैप्टर खत्म हो चुका है आपका बड़ी आंत तक, लेकिन हम कुछ एक दो पॉइंटों पे हमें पक्का कंफ्यूजन आपको आया होगा थोड़ा बहुत, तो उस थोड़ा बहुत रिवीजन कर लेते हैं पीछे का, जिसपे मुझे लगता है आपको कंफ्यूजन जरूर हुई होगी। तो उसको एक बार रिवीजन कर लेते हैं। जैसे एब्जॉर्प्शन, अवशोषण में कंफ्यूजन जरूर हुई होगी आपको।
अवशोषण में कैसे दोस्तों, कि छोटी आंत में और बड़ी आंत में कैसे कैसे अवशोषण किस किस का होता है। देखो दोस्तों, जो छोटी आंत होती है, खाने का एब्जॉर्प्शन, खाने का एब्जॉर्प्शन यही होगा। अब खाना क्या क्या है दोस्तों, जो भोजन है, भोजन का अवशोषण छोटी आंत में होता है, ठीक है। लेकिन ये खाना आखिर में एनर्जी हमारी बॉडी में देता कौन है? एनर्जी हमारी बॉडी में जो दोस्तों मिलती है, वो मिलती है आपके फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। ये ही तीन चीजें होती है जिनसे हमारी बॉडी में एनर्जी मिलती है। बाकी जो विटामिन और मिनरल्स हैं, ये हमारी बॉडी में कोई एनर्जी नहीं देते। ये हमारी जो शरीर की जो प्रक्रियाएं चल रही हैं, बहुत सारी प्रक्रियाएं होती है, डाइजेशन के अलावा और भी है। जैसे हमारा सांस लेना, किडनी का काम, इन सब में विटामिन और मिनरल्स एक तरीके से इन रिएक्शंस और प्रक्रियाओं को करने में मदद करते हैं, ठीक है। उनको फास्ट करते हैं, एक तरीके से अच्छे तरीके से चलाते हैं। विटामिन मिनरल्स का काम होता है बॉडी को, जो काम बॉडी में चल रहे हैं उनको अच्छी तरीके से चलाना। लेकिन हमारे शरीर में एनर्जी देते हैं फैट, आपका प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। तो मेन जो खाना होता है, जब भी खाना बोलूँ तो समझ जाना मेन चीज यही है। तो खाने का एब्जॉर्प्शन यही होगा, किस किस का? आपका होगा दोस्तों कार्बोहाइड्रेट का। कार्बोहाइड्रेट का किसके रूप में होगा? ग्लूकोज के रूप में एब्जॉर्प्शन करती है छोटी आंत। किसके रूप में करती है? ग्लूकोज के रूप में। और दोस्तों इसकी हिंदी में लिखवा चुका हूं, पीछे से देख लेना अगर आपने नोट्स बनाए होंगे तो। फैट का एब्जॉर्प्शन किस रूप में करती है दोस्तों? फैटी एसिड्स, ठीक। फैटी, FATTY, ठीक है, TTY, फैटी एसिड्स। फैटी एसिड्स के रूप में फैट का एब्जॉर्प्शन करती है। फैटी एसिड्स क्या है? फैट की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट, सबसे छोटा टुकड़ा। कार्बोहाइड्रेट का सबसे छोटा टुकड़ा ग्लूकोज होता है। अब आ जाओ आगे, प्रोटीन। प्रोटीन को किस रूप में? अमीनो एसिड्स। इन सबको हिंदी में लिखवा चुका हूं पीछे, तो बार बार देखो हिंदी लिखूंगा तो समय लग जाता है, क्लास लंबी हो जाती है। तो कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज के रूप में, फैट को फैटी एसिड्स के रूप में, प्रोटीन को अमीनो एसिड्स के रूप में, इन तीनों रूप में छोटी आंत इनको एब्जॉर्ब करती है, ठीक है। तो इन तीनों का एब्जॉर्प्शन कहाँ होगा? छोटी आंत में, बड़ी आंत में नहीं होता। बड़ी आंत में भी इनका डाइजेशन भी होगा और इनका एब्जॉर्प्शन भी होगा, अवशोषण भी होगा। बात यहाँ केवल अवशोषण की कर रहे हैं, तो ये तीनों कहाँ, इनको कौन खींचेगा ब्लड में? इनको ब्लड में खींचने का काम करती है छोटी आंत। और छोटी आंत में भी कौन करता है? जेजुनम और आपका इलियम, जेजुनम और इलियम वाला भाग, ठीक। अब आ जाओ आगे, दूसरा पॉइंट, विटामिन का एब्जॉर्प्शन करती है छोटी आंत, ठीक है। विटामिन, कौन कौन से विटामिन? आपका ए विटामिन, डी विटामिन, ई विटामिन, आपका सी विटामिन, बी, ठीक। विटामिन बी में बहुत सारे विटामिन होते हैं। विटामिन B1, B2, आपका B3, B5, B6, B7, आपका B12, B9, इस तरीके से। तो विटामिन बी में बहुत सारे विटामिन होते हैं, ठीक। तो कौन कौन से विटामिन को ये एब्जॉर्ब नहीं करती? बहुत कम मात्रा में करती है, इसलिए नाम मान के ही चल रहे हैं, क्योंकि मेन एब्जॉर्ब करती है बड़ी आंत। तो कौन कौन से नहीं करती है? विटामिन के, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B12। इन चारों विटामिन का मेन एब्जॉर्प्शन कहाँ होगा? इन चारों विटामिन का मेन एब्जॉर्प्शन बड़ी आंत में होगा, एक्सेप्ट मतलब इन्हें छोड़कर, ठीक है। जो हमारी छोटी आंत है वो केवल इन्हीं विटामिन का एब्जॉर्प्शन करती है। और किन विटामिन का नहीं करती? तो नहीं करती इनका के, B1, B2 और B12, ठीक। तो ये है। और दोस्तों मिनरल्स में आपके सारे मिनरल्स को एब्जॉर्ब करती है, जो खनिज होते हैं। जो भी हम दोस्तों कैल्शियम खाते हैं, हम आपका फॉस्फोरस खाते हैं खाने के साथ, ठीक है। हम आपका सोडियम खाते हैं खाने के साथ, ठीक है। हम आपका आयरन खाते हैं खाने के साथ। ऐसे बहुत सारे खनिज, मिनरल्स हम खाने के साथ हमें मिलते हैं, ठीक। तो सारे मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन करती है, सारे मिनरल्स का, केवल एक को छोड़कर।
ऑल मिनरल्स एब्जॉर्ब एक्सेप्ट सोडियम। ठीक, सोडियम को छोड़कर सारे खनिजों का अवशोषण करती है छोटी आंत। तो ये पॉइंट है मेन, जिससे आपको जैसे कंफ्यूजन हो रही होगी भाई एब्जॉर्प्शन कैसे कैसे कर रहे हैं। अब आ जाओ बड़ी आंत पे दोस्तों। बड़ी आंत एब्जॉर्ब, एब्जॉर्ब मतलब अवशोषित, अवशोषण। एब्जॉर्ब किस किस को करेगा? अब जो जो इसमें रह गए उनको ये एब्जॉर्ब करेगा। एक तो आपका ये पानी का एब्जॉर्प्शन नहीं करता, एक तो ये भी लिख लो पॉइंट, छोटी आंत पानी का एब्जॉर्प्शन नहीं करती, वाटर का एब्जॉर्प्शन नहीं करती। ठीक, छोटी आंत पानी का अवशोषण नहीं करती। अब देखो जिसका अवशोषण ये नहीं करती उस बचे हुए का बड़ी आंत कर देती है। ठीक, तो ये पहले किसका एब्जॉर्ब करेगी? एब्जॉर्ब वाटर, पानी का अवशोषण। ठीक, पानी का अवशोषण, क्योंकि पानी का अवशोषण छोटी आंत नहीं करती। ठीक है ना। अब दूसरा किसका अवशोषण नहीं करती छोटी आंत? इन सारे विटामिन का जो रह गए। कौन कौन से विटामिन का एब्जॉर्ब करेगा ये बड़ी आंत? बड़ी आंत एब्जॉर्ब करेगी विटामिन के, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B12, इनका एब्जॉर्प्शन करेगी बड़ी आंत। ठीक, और कौन से मिनरल का एब्जॉर्प्शन करेगी? मिनरल है सोडियम। ठीक, सोडियम, सोडियम का एब्जॉर्प्शन ये करेगी क्योंकि ये सोडियम का एब्जॉर्प्शन नहीं करती। तो ऐसे है दोस्तों। और दोस्तों जो हम दवाई लेते हैं, जो ड्रग और मेडिसिन होती है हमारी, आपकी ड्रग हो गई, दवाइयाँ हो गई, मेडिसिन, आपके ड्रग, कोई भी ड्रग हो गया, कोई भी मेडिसिन हो गई। ठीक, और आपका जैसे कॉफी हो गई, ये कहाँ एब्जॉर्ब होती हैं? ये बड़ी आंत में आके एब्जॉर्ब होती हैं। जो दवाइयाँ और ड्रग्स हम लेते हैं छोटी आंत में एब्जॉर्ब ना होकर बड़ी आंत में होती हैं, ब्लड में। ठीक है। और एब्जॉर्प्शन का मतलब दोस्तों ये होता है, अवशोषण का मतलब कि उस चीज को ये ब्लड में मिला रहे हैं। ठीक है, ब्लड में मिलाने का काम कर रहे हैं। तो ड्रग, मेडिसिन, कॉफी, इन तीनों को कौन एब्जॉर्ब करता है? एब्जॉर्ब किसमें? लार्ज इंटेस्टाइन में, इन लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, ये पॉइंट भी ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछ रहे थे कि मेडिसिन कहाँ से एब्जॉर्ब होती है, तो बड़ी आंत से होती है। ठीक, तो ये है आपके ये पॉइंट जिन पे आप थोड़े कंफ्यूज हो रहे होंगे अवशोषण को लेकर। तो ये पॉइंट्स है। अब आप एक पॉइंट पे और कंफ्यूज हो रहे होंगे, उसका रिवीजन और कर लेते हैं एक बार, क्योंकि रिवीजन अच्छा ही रहता है करना, कोई नुकसान तो है नहीं। ठीक दोस्तों, अब रिवीजन करते हैं आपके एंजाइम्स के ऊपर। जो आपने एंजाइम्स पढ़े कि कौन किसको पचाता है, कौन कैसे कहाँ पच रहा है, कौन मुंह में पच रहा है, कौन पेट में पच रहा है, इसमें आप कंफ्यूज हो गए होंगे। अब समझ में आएगा आपको जब मैं चार्ट बनाऊंगा। ठीक है, नोट कर लो सर। चलिए दोस्तों, अब पढ़ते हैं। आप सबसे ज्यादा कंफ्यूज हुए होंगे एक पॉइंट पर, और एंजाइम्स, कौन कौन से एंजाइम्स क्या क्या पचा रहे हैं, किसको पचा रहे हैं और कहाँ कहाँ पचा रहे हैं, एक बार उसको रिवीजन कर लेते हैं। तो लिख लो एंजाइम्स ऑफ डाइजेशन, एंजाइम्स ऑफ डाइजेशन, पाचन के किण्वक। ठीक, किण्वक भी बोल देते हैं एंजाइम्स को। एंजाइम्स मैंने आपको बताया था क्या होता है। एंजाइम्स का काम होता है किसी भी रिएक्शन को पूरा करना, मतलब किसी भी कार्य में सहयोग करना। एंजाइम्स क्या होता है, अगर कहीं मिल जाते हैं तो वहां एक रिएक्शन कर देते हैं। ठीक है, ये होता है एंजाइम्स। ठीक, अब कौन कौन से एंजाइम यूज हुए थे, कौन कौन सी ग्रंथि, ग्लैंड, मैंने आपको बताया था एंजाइम्स किसके द्वारा बनाए जा रहे थे, किसी ग्लैंड के द्वारा, कोई ना कोई ग्रंथि। ग्लैंड करती क्या है, ये कोई ना कोई जूस बनाती है, कोई ना कोई एंजाइम बनाती है हमारी बॉडी में। जो एंजाइम और जूस हमारी बॉडी में रिएक्शन में मदद करते हैं, कोई भी रिएक्शन हो रही हो, क्योंकि हमारी बॉडी में एक तरीके से केमिकल रिएक्शन ही चलती है अंदर ही अंदर, ये तो खाना पचता है। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था दोस्तों? सबसे पहले हमने पढ़ा था माउथ, मुख। क्या पढ़ा था? मुख, माउथ। पहले मुंह के अंदर पाचन शुरू हुआ था। ठीक है, मुख के अंदर खाना गया। तो मुख के अंदर दोस्तों कौन कौन से बने थे हमारे?
कौन कौन से एंजाइम बने थे? सबसे पहला बना था दोस्तों सैलिवरी अमाइलेज। हिंदी में नहीं लिखवाऊंगा क्योंकि हिंदी में आप पहले नोट कर चुके हो इन शब्दों को, तो पीछे से भी देख सकते हो। सैलिवरी अमाइलेज, ठीक है। दूसरा एंजाइम कौन सा बना था दोस्तों? गैस्ट्रिक अमाइलेज, ठीक, गैस्ट्रिक अमाइलेज, ठीक है दोस्तों। दोस्तों एक तरीके से इसको इस तरीके से लिख लो, जैसे हम खाने के अंदर क्या क्या खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन। तो पहले लिखो आप ये कार्बोहाइड्रेट, ठीक, आप लिखो यहाँ कार्बोहाइड्रेट। ये कार्बोहाइड्रेट कहाँ कहाँ पचता हुआ जाएगा, इस तरीके से और आसान हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट, ठीक, कार्बोहाइड्रेट को पचाने के लिए सबसे पहले क्या, सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट एक एक करके पढ़ेंगे, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, इससे समझना आसान हो जाएगा। जैसे पहले कार्बोहाइड्रेट से शुरुआत करते हैं, हमने कार्बोहाइड्रेट को खाया मुख के अंदर, सबसे पहले कहाँ जाएगा, माउथ में, मुख के अंदर। तो जब हम कार्बोहाइड्रेट को खाते थे तो मैंने आपको बताया था कार्बोहाइड्रेट मुख के अंदर 30% तक पच जाता है, 30 से 40% तक कार्बोहाइड्रेट पच जाता है मुंह के अंदर, और फैट का भी पाचन मुंह के अंदर हो जाता है, ठीक है। लेकिन कार्बोहाइड्रेट से कम पाचन होता है फैट का मुंह के अंदर, और प्रोटीन का तो मुंह के अंदर पाचन होता ही नहीं। तो मुंह के अंदर सबसे पहले कौन सा एंजाइम बना था? मुंह के अंदर सबसे पहले एंजाइम बना था सैलिवरी अमाइलेज, जो कि सैलिवरी ग्लैंड, लार ग्रंथि के द्वारा बनाया गया था, ठीक है, सैलिवरी अमाइलेज, यही तो बना था दोस्तों। दूसरा पेट के अंदर बना था फिर गैस्ट्रिक एमाइलेज। पेट के अंदर कार्बोहाइड्रेट का पाचन ना के बराबर होता है, बिल्कुल ना के बराबर। तो कभी कभार क्वेश्चन पेपर में ये भी पूछ लेते हैं कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ नहीं होता, तो कभी कभार आप बोल सकते हो कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन पेट में नहीं होता, क्योंकि बिल्कुल ना के बराबर पाचन होता है कार्बोहाइड्रेट का, बहुत कम निकलता है। गैस्ट्रिक एमाइलेज किसके द्वारा निकाला जाता है? गैस्ट्रिक ग्लैंड, ठीक है, गैस्ट्रिक ग्लैंड के द्वारा निकाला जाता है ये, ठीक। अब तीसरा कहाँ पचता है हमारा? जो कार्बोहाइड्रेट है मेन दो ही जगह पचता है, मुंह और छोटी आंत। पेट में बिल्कुल ना के बराबर पचता है, जिसे कौन पचाता है? गैस्ट्रिक अमाइलेज, पेट के अंदर। अब खाना कहाँ जाता है फिर? छोटी आंत में। छोटी आंत में कौन पचाता है कार्बोहाइड्रेट को? छोटी आंत में पचाता है दोस्तों पैंक्रिएटिक अमाइलेज। पैंक्रिएटिक अमाइलेज, मुंह के अंदर इस एंजाइम ने पचाया, पेट के अंदर गैस्ट्रिक अमाइलेज थोड़ा बहुत पचाता है। इसको तो ना भी पढ़ो ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इसको तो ना भी पढ़ो तो इसके बारे में पूछा नहीं जाएगा। और छोटी आंत में कौन होता है? पैंक्रिएटिक। ये कहाँ होता है दोस्तों? ये होता है माउथ में, मुख के अंदर। ये कहाँ होता है? स्टमक में, पेट के अंदर। ये कहाँ निकलता है एंजाइम? ये आपका निकलता है छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन। याद है ना आपको, पैंक्रियाज छोड़ता है पैंक्रिएटिक अमाइलेज छोटी आंत में, तो पैंक्रिएटिक अमाइलेज, ठीक। अब आता है देखो कार्बोहाइड्रेट हम खाते किस रूप में है। कार्बोहाइड्रेट को दोस्तों बता देता हूं, हम खाते हैं स्टार्च के रूप में। स्टार्च के रूप में कार्बोहाइड्रेट को हम खाते हैं। स्टार्च क्या होता है मैं आपको बता चुका हूं, पेड़ पौधे जो एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट होता है उसे बीज के रूप में स्टोर कर देते हैं, उन्हीं बीजों को हम पीस कर खाते हैं, ठीक। और स्टार्च भी कौन से प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है? ये पॉलीसेचराइड प्रकार का। पॉलीसेचराइड फॉर्म किस प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है? ये पॉलीसेचराइड प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट जैसे कुछ प्रकार में डिवाइड होते हैं, जैसे मोनोसेचराइड, ओलिगोसेचराइड, ये मैं आपको न्यूट्रिशन में पढ़ाऊंगा तब समझ में आ जाएगा, बस फिलहाल इतना याद रखो। स्टार्च एक कार्बोहाइड्रेट का रूप है, लेकिन कौन से प्रकार का है? पॉलीसेचराइड, ठीक। कौन से प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है? पॉलीसेचराइड प्रकार का, ठीक। तो हम एक तरीके से पॉलीसेचराइड का रूप खा रहे हैं कार्बोहाइड्रेट का, किस रूप में? स्टार्च के रूप में। अब देखो सैलिवरी अमाइलेज क्या करता है, जिसे टाइलिन भी कहते हैं। टाइलिन भी बोलते हैं, ठीक है।
ये तीनों मिलके क्या करते हैं, ये तीनों मिलके दोस्तों ये कार्बोहाइड्रेट को यानी स्टार्च को, जो कि कार्बोहाइड्रेट का रूप है, इसको स्टार्च बोल रहा है, कार्बोहाइड्रेट बोल लो, है ये कार्बोहाइड्रेट का ही रूप। और कार्बोहाइड्रेट का रूप है स्टार्च, लेकिन ये कौन से प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, पॉलीसेचराइड। ठीक, स्टार्च को क्या है, स्टार्च को ये किस में डाइजेस्ट करता है, किस में तोड़ता है, स्टार्च को ये तीनों मिलकर तोड़ते हैं आपका माल्टोज में। ठीक है, किस में तोड़ते हैं दोस्तों, ये तोड़ते हैं माल्टोज में, जो कि किस प्रकार का कार्बोहाइड्रेट्स है, ये है डाइसैचराइड। ठीक, जो स्टार्च के रूप में हमने कार्बोहाइड्रेट खाया था वो किस प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, पॉलीसेचराइड। ये याद रखना, क्वेश्चन हार्ड हार्ड जो बनते हैं ना इसी पे ही बनेंगे, इसलिए मैं इसका रिवीजन करवा रहा हूं। और जब ये टूटता है माल्टोज में, ये तीनों एंजाइम एक ही काम करते हैं। देखो, ये मुंह के अंदर स्टार्च को माल्टोज में तोड़ेगा, जो बच जाता है थोड़ा बहुत पेट में जाता है, पेट के अंदर नाम मात्र पाचन होता है कार्बोहाइड्रेट का। अगर क्वेश्चन ये भी आ जाए कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ नहीं होता, तो आप बोल सकते हो पेट में नहीं होता, बहुत नाम मात्र होता है। तो गैस्ट्रिक अमाइलेज बहुत कम मात्रा में निकलता है, ये थोड़ा बहुत ही कार्बोहाइड्रेट के रूप स्टार्च को माल्टोज में तोड़ता है। उसके बाद जो कार्बोहाइड्रेट बच गया, ठीक है, अब देखो 30% तक तो ये पचा देता है, मात्र थोड़ा बहुत ये कर देता है, बस सारा फिर कार्बोहाइड्रेट कहाँ के पचता है, ये पचता है छोटी आंत में। छोटी आंत में कौन पचाता है, पैंक्रिएटिक अमाइलेज। पैंक्रिएटिक अमाइलेज जो स्टार्च अब बच गए उनको माल्टोज में तोड़ देगा। तो मेन लक्ष्य तीनों एंजाइम का क्या है, स्टार्च को माल्टोज में तोड़ना। और ये कौन से प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, ये डाइसैचराइड, यानी स्टार्च को टुकड़े टुकड़े करके और छोटा कर देना, उसको माल्टोज बोल देते हैं। और माल्टोज डाइसैचराइड प्रकार के कार्बोहाइड्रेट का रूप है। ठीक, अब आ जाओ आगे। अब दोस्तों, अब ये खाना छोटी आंत में था। ठीक, ये खाना का ये पैंक्रिएटिक अमाइलेज का निकलता है छोटी आंत में, लेकिन अब और टूटेगा एक बार खाना, जिसे कौन तोड़ेगा, जेजुनम। आपको ध्यान हो, छोटी आंत का कौन सा हिस्सा, इलियम एंड जेजुनम। इलियम एंड जेजुनम ये क्या करेंगे, ये माल्टोज को, इलियम एंड जेजुनम कौन सा एंजाइम बनाते हैं दोस्तों, इलियम एंड जेजुनम बनाते हैं आपका माल्टेज एंजाइम। माल्टेज एंजाइम बनाते हैं, माल्टेज। ये क्या करेगा माल्टेज, ये क्या करेगा दोस्तों, ये आपके माल्टोज को किसमें ब्रेक करेगा, ब्रेक ग्लूकोज में। ठीक है, ब्रेक ग्लूकोज में ब्रेक कर देगा, जो कि माल्टोज क्या है, डाइसैचराइड का रूप है। और ग्लूकोज क्या है, कौन से प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, ये सबसे छोटी का, ये से नीचे कार्बोहाइड्रेट टूटता नहीं, इसे बोलते हैं मोनोसैचराइड। ठीक है, इसे बोलते हैं मोनोसैचराइड। तो ये कार्बोहाइड्रेट का पाचन हुआ। आप कंफ्यूज तो नहीं होगे। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट मुंह में जाता है, मुंह में कौन पचाता है, सैलिवरी अमाइलेज और टाइलिन, जो कि सैलिवरी ग्लैंड के द्वारा बनाए जाते हैं। ठीक है, जो ग्रंथि होती है कौन सी बनाती है, सैलिवरी ग्रंथि बनाती है, सैलिवरी अमाइलेज और टाइलिन। ये क्या करते हैं, स्टार्च को माल्टोज में तोड़ते हैं। उसके बाद गैस्ट्रिक अमाइलेज पेट के अंदर बहुत ही कम निकलता है गैस्ट्रिक अमाइलेज, यानी पेट के अंदर एक तरीके से कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता ही नहीं, ये मान लो ना के बराबर होता है। तो ये स्टार्च को माल्टोज में बिल्कुल ना के बराबर तोड़ता है। अब आ जाओ पैंक्रियास, इसे ना भी पढ़ोगे कोई दिक्कत नहीं, कार्बोहाइड्रेट में पेट का गैस्ट्रिक अमाइलेज गायब कर दो तो भी कोई समस्या नहीं, क्योंकि मेन पाचन इसका यहाँ होता है, छोटी आंत और मुंह के अंदर। अब आ जाओ पैंक्रियाटिक अमाइलेज, जो कि पैंक्रियास द्वारा, अग्नाशय द्वारा छोड़ा जाता है छोटी आंत में। तो छोटी आंत में छोड़ा जाता है ये भी स्टार्च, बचे कुछ स्टार्च जो बच जाता है उसको माल्टोज में पूरी तरीके से तोड़ देता है। तो डेडुनम मैंने आपको पढ़ाया था, डेडुनम छोटी आंत का सबसे पहला भाग है, उसमें भोजन का मतलब पूरी तरीके से टूट चुके होते हैं। अब उसको और छोटे भाग में तोड़ने के लिए इलियम और जेजुनम में जाता है खाना। ठीक, यानी जो कार्बोहाइड्रेट है छोटी आंत के डेडुनम में पूरी तरीके से माल्टोज में बदल चुका है। अब वो जेजुनम और इलियम में गया तो एक माल्टेज एंजाइम और है,
जो कि माल्टोज को अब और छोटे भाग में तोड़ेगा ग्लूकोज में। ठीक, ऐसे है, इतना ही है। ये एक तरीके से शॉर्ट फॉर्म में हो गया। स्टार्च क्या है? ये कार्बोहाइड्रेट है, पॉलीसेचराइड कार्बोहाइड्रेट प्रकार का। माल्टोज जो टूटा है वो डाइसेचराइड कार्बोहाइड्रेट जो है उस प्रकार के कार्बोहाइड्रेट का रूप है माल्टोज। और एक होता है मोनोसेचराइड कार्बोहाइड्रेट, उसका एग्जाम्पल होता है ग्लूकोज। डाइसेचराइड कार्बोहाइड्रेट का एग्जाम्पल माल्टोज, पॉलीसेचराइड का एग्जाम्पल स्टार्च। ठीक, ये है कार्बोहाइड्रेट का पूरा डिटेल में। अब देखो, अब एक और पॉइंट सबसे मेन, तो मैं एक बार ऊपर मिटो देता हूं इसे। ठीक है, इसे मिटो देता हूं, इसे ऐसे लिख देता हूं। दोस्तों ये जो तीनों एंजाइम है, इन तीनों एंजाइम के ग्रुप को, केवल इन तीनों के, 1 2 3, इन तीनों के ग्रुप को, ग्रुप ऑफ एंजाइम, इन तीनों एंजाइम के समूह को क्या कहते हैं? डायस्टेज। क्या कहते हैं? डायस्टेज। क्या कहते हैं दोस्तों? डायस्टेज। ठीक है। और दोस्तों इसको हिंदी में जैसे मैंने अभी लिखा नहीं है, पॉलीसैकराइड कहते हैं इसको, पॉलीसैकराइड। पॉलीसैकराइड, ठीक, इसको हिंदी में पॉलीसैकराइड कह देते हैं, इसको डाइसैकराइड, इसको मोनोसैकराइड, ठीक, इसको मोनोसैकराइड। और डायस्टेज, 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 डायस्टेज क्या होता है? ये ध्यान रखना है, ये जो मैं पढ़ा रहा हूं इससे जो जो थोड़े हार्ड क्वेश्चन बनते हैं ना वो इससे ही होंगे। ठीक, अब ये जो डायस्टेज होता है ये इन तीनों एंजाइम के ग्रुप को कहते हैं। ये तीनों एंजाइम के ग्रुप को क्यों? क्योंकि ये स्टार्च को पूरी तरीके से माल्टोज में तोड़ते हैं, यानी ये तीनों एंजाइम स्टार्च को माल्टोज में तोड़ते हैं। तो वो एंजाइम जो स्टार्च को माल्टोज में तोड़े उन एंजाइम्स के ग्रुप को डायस्टेज कहते हैं। आया समझ में? वो सारे एंजाइम्स के समूह या ग्रुप को डायस्टेज कहते हैं जो आपके स्टार्च को माल्टोज में तोड़े, यानी जो कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज में तोड़े, जो कार्बोहाइड्रेट के स्टार्च रूप को माल्टोज में तोड़े, और उसे तोड़ने में जो जो भी एंजाइम यूज होता है उन सारे एंजाइम्स के ग्रुप को डायस्टेज कहते हैं, याद रखना। ठीक, अब बढ़ते हैं अगला प्रोटीन पर। ठीक है, हमने क्या कर लिया? कार्बोहाइड्रेट। अब आपको समझ में आ गया होगा कैसे कैसे होता है। ठीक, तो कौन कौन से एंजाइम यूज होते हैं कार्बोहाइड्रेट को पचाने में? सैलिवरी अमाइलेज, टाइलिन भी कहते हैं, गैस्ट्रिक अमाइलेज, पैंक्रियाटिक अमाइलेज, और एक आपका माल्टेज। ये 4 एंजाइम्स यूज होते हैं। अब चलते हैं आगे, नोट कर लो। तो अगला कौन सा है दोस्तों? अगला है हमारा प्रोटीन। ठीक, प्रोटीन, प्रोटीन। ठीक, अगला है हमारा प्रोटीन। तो दोस्तों जो प्रोटीन हम लोग खाते हैं वो खाते हैं पॉलीपेप्टाइड। किसमें खाते हैं? पॉलीपेप्टाइड के रूप में प्रोटीन को हम खाते हैं। ठीक, हमारे शरीर में, हमारे मुख में जब खाने में अगर प्रोटीन जाता है तो किस रूप में जाता है? पॉलीपेप्टाइड। किस रूप में जाता है? पॉलीपेप्टाइड। पॉलीपेप्टाइड को हम खाते हैं, ये एक प्रोटीन होता है, प्रोटीन का प्रकार पॉलीपेप्टाइड। इस रूप में हम खाते हैं, जैसे हम स्टार्च के रूप में कार्बोहाइड्रेट खाते हैं ऐसे प्रोटीन के रूप में पॉलीपेप्टाइड खाते हैं हम, ध्यान रखना। अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले प्रोटीन जो है हमारे मुख में, जैसे खाना, प्रोटीन मान लो हमारे मुख में जाता है, क्या मुख में प्रोटीन पचेगा? मुंह के अंदर प्रोटीन का पाचन नहीं होता, मुंह के अंदर केवल कार्बोहाइड्रेट और फैट का पाचन होता है। अब प्रोटीन का मुख में पाचन नहीं हुआ तो प्रोटीन जाएगा पेट में। अब पेट में क्या प्रोटीन का पाचन होता है? हाँ, प्रोटीन का पाचन पेट से ही शुरू होता है। लिखो, अब ये गया मान लो पेट में, तो पेट में कौन सा एंजाइम मिलेगा दोस्तों? पेट में मिलेगा आपका पेप्सिन, जो इसको पचाएगा। किसमें? स्टमक में।
अब और नीचे आओ, अब गए छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक, इसमें छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में गया तो स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन सा मिलेगा, एक मिलेगा आपका ट्रिप्सिन एंड कीमोट्रिप्सिन। ठीक, छोटी आंत में चला गया ये, अब यहां मिल गया ये, अब ये गया छोटी आंत के डूडेनम में, छोटी आंत के कौन से भाग में, छोटी आंत के डूडेनम वाले भाग में। अब आ जाओ, अब ये किस में गया, ये छोटी आंत के किस में जाएगा, इलियम, जेजुनम एंड इलियम। अब ये छोटी आंत के जेजुनम और इलियम में जाएगा, तब वहां कौन मिलेगा दोस्तों इन्हें, तब वहां कौन मिलता है दोस्तों, कौन सा होता है, एक तो आपका पेप्टिडेज एंड इरिप्सिन, आपको याद हो तो ये दोनों एंजाइम होते हैं। ठीक, तो ये एंजाइम्स यूज होते हैं, पेप्सिन पेट के अंदर, छोटी आंत में जो सबसे पहला भाग होता है डूडेनम, उसमें ट्रिप्सिन एंड कीमोट्रिप्सिन, और आपका ये पेप्टिडेज एंड इरिप्सिन छोटी आंत के जेजुनम और इलियम में। ट्रिप्सिन एंड कीमोट्रिप्सिन को कौन छोड़ता है, पैंक्रियाज, अग्नाशय छोड़ता है इन एंजाइम्स को, पैंक्रियाटिक जूस में मैंने पढ़ाया था। पेप्टिडेज और इरिप्सिन को कौन छोड़ता है, ये जेजुनम एंड इलियम, इसमें से ही निकलता है ये एंजाइम पेप्टिडेज एंड इरिप्सिन। स्टमक में से कौन सा निकलता है, पेप्सिन। ठीक है, कौन छोड़ता है इसको, गैस्ट्रिक ग्लैंड, ठीक है, जठर ग्रंथि। अब देखो पेप्सिन क्या पचाता है, अब ये दोनों क्या करेंगे दोस्तों, ये दोनों जो है पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन जो किस रूप में है, पॉलीपेप्टाइड, जो किस रूप में है, पॉलीपेप्टाइड, उसको किस में तोड़ेंगे, किस में तोड़ते हैं, ये तोड़ते हैं दोस्तों पेप्टाइड। ठीक है, छोटे छोटे पेप्टाइड के टुकड़ों में तोड़ते हैं, जिसे कह देते हैं पेप्टोन भी, नहीं पेप्टाइड बोलो दोस्तों, पेप्टोन लिखवाया तो मैंने आपको, ध्यान हो पीछे नोट्स में, पेट के अंदर प्रोटीन पेप्टोन में टूटता है, वो पेप्टोन क्या है, वो छोटे छोटे पेप्टाइड के ग्रुप को कह देते हैं पेप्टोन, लेकिन वो है पेप्टाइड ही, तो उसको चाहो आप पेप्टाइड लिख लो, तो पेप्टाइड लिख लोगे तो बढ़िया है। तो क्या है कि पेट के अंदर पेप्सिन जो है प्रोटीन को पेप्टाइड में तोड़ेगा, उसके बाद छोटी आंत के डूडेनम में ये जो दोनों एंजाइम होते हैं जिन्हें आपका पैंक्रियाज छोड़ता है, ट्रिप्सिन और कीमोट्रिप्सिन, ये प्रोटीन को पेप्टाइड में तोड़ेंगे। उसके बाद छोटी आंत में जो जेजुनम और इलियम वाला भाग है, वो उसमें जो एंजाइम निकलते हैं पेप्टिडेज और इरिप्सिन, अब ये किस में तोड़ेंगे, अब इसकी देखो, ये अलग काम करेंगे, उन दोनों का अलग काम है, इसका अलग काम है। अब ये क्या करेंगे, ये पेप्टाइड को, जो कि बहुत छोटे भाग में होता है प्रोटीन का, उसको तोड़ देंगे अमीनो एसिड्स में। ये सबसे छोटी फॉर्म होती है प्रोटीन की, इससे नीचे नहीं टूटेगा, यही हमारे ब्लड में घुलता है जाके, अमीनो एसिड। ठीक है, तो एक तरीके से शॉर्ट फॉर्म में समझ गए ना, पेट के अंदर पेप्सिन, छोटी आंत के डूडेनम में ट्रिप्सिन और कीमोट्रिप्सिन जो पैंक्रियाज छोड़ता है इन एंजाइम्स को, और ये पेप्टिडेज एंड इरिप्सिन जो जेजुनम और इलियम में छोड़े जाते हैं एंजाइम। ठीक है, जेजुनम और इलियम ही छोड़ती है इन्हें। ये दोनों क्या करेंगे, प्रोटीन को पेप्टाइड में चेंज करेंगे, और ये पेप्टाइड को अमीनो एसिड में चेंज करेगा। ठीक है, तो अब प्रोटीन का ये है मेन। ठीक, इनको छोड़ता है कौन, इनको छोड़ता है, इन दोनों को किसके, पैंक्रियाज के द्वारा छोड़े जाते हैं, ध्यान रखना। ऐसी बता देता हूं दोस्तों, पैंक्रियाज अग्नाशय के द्वारा दोनों एंजाइम छोड़े जाते हैं, तो ये ध्यान रखना। अब देखो, आपने जैसे पीछे डायस्टेज पढ़ा था, एंजाइम्स का वो ग्रुप जो कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज में बदलता है, वो सारे एंजाइम्स के ग्रुप को डायस्टेज कहते हैं, अभी पहले पढ़ा।
अब इसे देखो, अब ये जो दोनों हैं, ये सारे इनके ग्रुप को इन सारे ग्रुप पे क्या कहेंगे? प्रोटीएसिस। दोस्तों इन सब की हिंदी में पहले पीछे लिखवा चुका हूं, तो आप वहां से लिख लेना। प्रोटीएसिस और क्या बोल देते हैं आपका? प्रोटीएसिस प्रोटियोलाइटिक। ठीक है, क्या बोल देते हैं? प्रोटियोलिटिक। प्रोटियोलिटिक। प्रोटीएसिस प्रोटियोलिटिक। प्रोटियोलिटिक, ठीक है, प्रोटियोलिटिक इसको बोलते हैं, हिंदी में लिखते हैं इसको ऐसे, तो इसको लिख लेना। ग्रुप ऑफ एंजाइम्स, किण्वक का समूह, इसे किण्वक बोलते हैं, मैं बता चुका हूं। अब देखो दोस्तों, ये होता क्या है आखिर में? जो भी एंजाइम्स प्रोटीन को पेप्टाइड में बदल दे, यानी प्रोटीन का कौन सा रूप खाते हैं हम? पॉलीपेप्टाइड। जो भी एंजाइम पॉलीपेप्टाइड को पेप्टाइड में चेंज कर दे, जो भी एंजाइम, कोई सा भी एंजाइम हो, जो भी एंजाइम पॉलीपेप्टाइड को पेप्टाइड में अगर तोड़ रहा है, उन सारे एंजाइम्स के ग्रुप को, उन सारे एंजाइम्स के समूह को बोलते हैं प्रोटीएसिस या प्रोटियोलिटिक। ये ध्यान रखना, क्वेश्चन जो हार्ड बनते हैं इसी, जो मैं आपको ये रिवीजन में करवा रहा हूं ना, तो हार्ड क्वेश्चन जो बनते हैं इन पॉइंट से बनते हैं, 2 पॉइंट्स, इसलिए इनका रिवीजन करवा रहा हूं। तो इन सब के जो एंजाइम्स पॉलीपेप्टाइड को पेप्टाइड में तोड़ दे, उन सारे एंजाइम्स के ग्रुप को हम प्रोटीएसिस कहते हैं। इसलिए ये दोनों एंजाइम्स हैं जो पॉलीपेप्टाइड को पेप्टाइड में तोड़ रहे हैं, इसलिए इन तीनों के ग्रुप को क्या कहेंगे? प्रोटीएसिस या प्रोटियोलिटिक। ठीक, इतना ही है प्रोटीन में, तो आप समझ गए होंगे आराम से। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं आगे से, नोट कर लो। चलिए दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, अब लिखते हैं फैट। तीसरे नंबर का क्या? फैट। फैट को पहचानने में कौन कौन से एंजाइम्स का यूज होता है? इसे वसा कहते हैं। क्या कहते हैं? वसा। ये हम किस रूप में खाते हैं? अभी हम पढ़ रहे हैं, इसे हम कहते हैं दोस्तों ट्राइग्लिसराइड। किसमें? ट्राइग्लिसराइड। इसमें खाते हैं दोस्तों ट्राइग्लिसराइड। इसको हिंदी में कैसे लिखेंगे? ट्राइग्लिसराइड, ट्राइग्लिसराइड। ठीक, जैसे मैंने आपको बताया था कार्बोहाइड्रेट हम स्टार्च के रूप में खाते हैं, वो भी स्टार्च कौन से प्रकार का है? पॉलीसैचराइड। ठीक है, और उसके बाद किसमें टूटता है? माल्टोज यानी डाइसैचराइड। और मैंने आपको ये बताया था डाइस्टेज किसे कहते हैं? जो पॉलीसैचराइड को डाइसैचराइड में बदल दे, यानी स्टार्च को माल्टोज में बदल दे, उसको डाइस्टेज कहते हैं। उन एंजाइम्स के ग्रुप को डाइस्टेज कहते हैं। फिर हमने प्रोटीन पढ़ा। प्रोटीन हम किस रूप में खाते हैं? पॉलीपेप्टाइड। किसमें? पॉलीपेप्टाइड। और वो पहले किस में टूटता है? पहले टूटता है वो पेप्टाइड में, उसके बाद टूटता है वो अमीनो में। तो जब पॉलीपेप्टाइड को पेप्टाइड में तोड़ा जाता है, इसको तोड़ने में जो एंजाइम्स यूज होते हैं उनके ग्रुप को हम कहते हैं आपका प्रोटीएसिस। हम पीछे पढ़ चुके हैं, ठीक है, प्रोटीएसिस। ठीक, उन एंजाइम्स के ग्रुप को। तो इसी तरीके से हम फैट जो वसा खाते हैं वो किस रूप में खाते हैं? ट्राइग्लिसराइड। किस रूप में? ट्राइग्लिसराइड। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सब इसमें कौन कौन से एंजाइम यूज होते हैं फैट में? सबसे पहला जो एंजाइम यूज होता है दोस्तों वो होता है सैलिवरी लाइपेज। ये हमारे माउथ, फैट का पाचन भी हमारे मुख से शुरू हो जाता है। कहां से? मुख से। इसका पाचन हमारे पेट में भी होता है, जिसे कहते हैं गैस्ट्रिक लाइपेज। ये कहां होता है? स्टमक में। ठीक, स्टमक में सबसे कम पाचन कार्बोहाइड्रेट का होता है, ना के बराबर। कभी कभार क्वेश्चन पूछ लेता है कि कार्बोहाइड्रेट पेट में किसका पाचन नहीं होता? तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं होता, क्योंकि ना के बराबर होता है। ठीक, जैसे आपका कार्बोहाइड्रेट का पाचन सबसे मेन होता है मुंह और छोटी आंत, प्रोटीन का पाचन सबसे मेन होता है पेट के अंदर, फिर छोटी आंत।
और आपके फैट का सबसे मेन पाचन छोटी आंत में होता है। फैट तो पेट और मुंह दोनों में कम पचता है, ठीक है, कम डाइजेशन फैट का होता है मुंह और पेट में, सबसे ज्यादा होता है छोटी आंत में। तो गैस्ट्रिक लाइपेज पेट के अंदर छोड़ा जाता है इसे पचाने के लिए, और इधर छोड़ा जाता है आपका पैंक्रिएटिक लाइपेज। ठीक, ये कहाँ छोड़ा जाता है? छोटी आंत में। छोटी आंत में, छोटी आंत के कौन से भाग में? डूडेनम में। छोटी आंत के कौन से भाग में छोड़ा जाता है? डूडेनम में। कौन छोड़ता है? पैंक्रियाज। आपने ये भी पढ़ा होगा बाइल जूस, बाइल जूस भी तो पढ़ा होगा आपने, जब हमने लीवर जो बनाता है बाइल जूस जिसे स्टोर गैल ब्लैडर करता है, तो बाइल जूस केवल फैट को पचाता है, आपने पढ़ा होगा, लेकिन वो जूस है, वो एंजाइम नहीं है, मैं पढ़ा चुका हूं। यहां बात एंजाइम्स की हो रही है, तो बाइल जूस को हम इसमें नहीं लिखेंगे, उससे भी ध्यान रखना। बाइल जूस केवल फैट को पचाता है जिसे लीवर बनाता है, ठीक है। तो बाइल जूस इसमें नहीं लिखेंगे, हम इसमें केवल एंजाइम्स की बात कर रहे हैं। तो पैंक्रिएटिक लाइपेज जो पैंक्रियाज एंजाइम छोड़ता है वो ये है जो फैट को पचाता है, ठीक। अब आगे देखो, ये दोस्तों तीनों क्या का, एक आपका बड़ी आंत में भी होता है, मतलब बड़ी आंत में नहीं, छोटी आंत में ही। छोटी आंत के डूडेनम में पैंक्रिएटिक लाइपेज होता है। अब छोटी आंत के दो भाग और बचे, कौन कौन से? जेजुनम एंड इलियम। इन भाग में कौन सा होता है? ये कौन सा बनाते हैं? ये बनाते हैं इंटेस्टिनल लाइपेज। इन सब की हिंदी में पहले लिखवा चुका हूं दोस्तों, बार बार लिखवाऊंगा नहीं। अब देखो, छोटी आंत के डूडेनम तक ये तीनों क्या करेंगे? ये फैट जो हम किस में खा रहे हैं? ट्राइग्लिसराइड रूप में। ग्लिसराइड रूप में हम खा रहे हैं, इसको ब्रेक करेगा डाइग्लिसराइड में। किसमें ब्रेक करेगा? डाइग्लिसराइड। किसमें ब्रेक करेगा? डाइग्लिसराइड, ठीक है। इसे ग्लिसरोल भी कह देते हैं दोस्तों, इसे ग्लिसरोल भी कह देते हैं, इसे ग्लिसरोल भी कह देते हैं, लेकिन ज्यादातर डाइग्लिसराइड ही लिखाता है, तो ये लिखेंगे डाइग्लिसराइड, ठीक। फैट को किस में तोड़ेगा? डाइग्लिसराइड में। ये तीनों एंजाइम, मुंह के अंदर सैलिवरी लाइपेज, ये एंजाइम कौन बनाता है? सैलिवरी ग्लैंड, ठीक है, लार ग्रंथि। पेट के अंदर गैस्ट्रिक लाइपेज, इसे कौन बनाता है? गैस्ट्रिक ग्लैंड, ठीक है, जठर ग्रंथि। पैंक्रिएटिक लाइपेज, इसे कौन बनाता है? पैंक्रियाज अग्नाशय, ठीक है। वो कहाँ भेजता है? लेकिन वो अपने इस एंजाइम को भेजता है डूडेनम में, छोटी आंत के डूडेनम वाले भाग में, ठीक। तो ये तीनों क्या काम करते हैं? फैट को डाइग्लिसराइड में तोड़ते हैं, ठीक। अब देखो, एक इन सभी एंजाइम्स के ग्रुप को क्या कहेंगे? दोस्तों इन सभी एंजाइम्स के ग्रुप को कहेंगे हम लाइपेसेस। लाइपेसिस, ठीक है। क्या कहेंगे दोस्तों? लाइपेसिस। ये लाइपेसिस क्या है? अभी मैं पीछे भी पढ़ाता आ रहा हूं। जितने भी एंजाइम्स ट्राइग्लिसराइड को डाइग्लिसराइड में ब्रेक कर दें, जितने भी एंजाइम्स ट्राइग्लिसराइड को डाइग्लिसराइड में ब्रेक कर दे, उन सभी एंजाइम्स के ग्रुप को ना कहते हैं हम लाइपेसिस। यानी इन तीनों एंजाइम्स के ग्रुप को क्या कहेंगे? लाइपेसिस। क्यों? क्योंकि ट्राइग्लिसराइड को डाइग्लिसराइड में तोड़ रहे हैं, ठीक है, इसलिए क्या कहेंगे इसे? लाइपेसिस। इनके ग्रुप को कहेंगे, अकेले एंजाइम को नहीं, तीनों को मिलाकर लाइपेसिस, ठीक। अब आ जाओ आगे। अब जेजुनम इलियम में अलग पाचन होता है, ये क्या करेंगे अब? ये डाइग्लिसराइड को किस में तोड़ेंगे? ये तोड़ेंगे मोनोग्लिसराइड में। डाइग्लिसराइड को किस में तोड़ेंगे? मोनोग्लिसराइड में, ठीक है। इसको हिंदी में पीछे लिखवा चुका हूं मैं दोस्तों, डाइग्लिसराइड, ठीक है। इसको मोनोग्लिसराइड, मोनोग्लिसराइड। और इसे मेन जो जाना जाता है फैटी एसिड से,
मेन नाम ये ध्यान रखना, फैटी एसिड्स, फैटी एसिड्स मेन जरूर नाम जरूर ध्यान रखना, मेन है। तो ये क्या करेंगे, इंटेस्टिनल लाइपेज जो कि जेजुनोमोरिलियम में बनता है ये एंजाइम, ये डाइग्लिसराइड को मोनोग्लिसराइड में तोड़ेगा, यानी फैटी एसिड में, और यही फैटी एसिड्स एब्जॉर्ब होकर खून में घुलते हैं, यही फैटी एसिड्स। ठीक है, ये हो गया फैट का। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से मैंने आपको एक तरीके से शॉर्ट में बता दिया है, ताकि आपको बार बार कंफ्यूजन ना हो कि कहाँ क्या हो रहा था। ठीक है, एक शॉर्ट समरी में बता दिया है, क्योंकि इन एंजाइम्स पाचन में जाते हैं, एंजाइम्स का ही काम है, कहाँ हो रहा है ये चीज़ें पे क्वेश्चन बनते हैं। और ये कुछ पॉइंट रह गए थे, जैसे ग्रुप ऑफ एंजाइम या लाइपेसिस कहते हैं, इससे पहले प्रोटीएसिस, उससे पहले डाइस्टेज कार्बोहाइड्रेट में, इन पर क्वेश्चन बनते हैं। ठीक, एक पॉइंट और रह गया, बस इसे नोट कर लो, वो और बता दूं। तो दोस्तों हमारा एक पॉइंट और रह गया, फिर हमारा चैप्टर पूरी तरह खत्म हो जाएगा, और फिर अगली क्लास में हम इसके क्वेश्चन करेंगे बेहतरीन से बेहतरीन। ठीक है, एक पॉइंट और लिख लो जो मैं बताना भूल गया था पहले क्लास में, जो हमारा बाइल जूस पढ़ा था हमने, आपको ध्यान हो, जिसे पितरस बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, पितरस। ठीक दोस्तों, बाइल जूस मैंने आपको बताया था, इसे लीवर बनाता है। ठीक है, बाइल जूस को, और ये स्टोर कहाँ होता है, लीवर से नीचे एक छोटी सी थैली लटकी होती है, गैल ब्लैडर। ठीक है, गैल ब्लैडर लटकी होती है, जिसे पित्ताशय थैली भी बोलते हैं। उसके अंदर ये स्टोर कर देता है, लीवर बनाने के बाद उसको वहीं जमा कर देता है, किसमें, गैल ब्लैडर में। उसके बाद आपको ध्यान हो, जब छोटी आंत में खाना आता है तब ये बाइल जूस छोड़ा जाता है, जो कि एक जो हमारा वो है आपका डूडेनम, डूडेनम में दो हार्मोन बनते हैं, आपको ध्यान होगा, एक हार्मोन इसको एक्टिवेट करता है गैल ब्लैडर को, फिर ये बाइल जूस छोड़ता है। तो मैंने बाइल जूस का बता दिया था, बाइल जूस मेन फैट को पचाता है, केवल फैट को, ये कोई एंजाइम नहीं होता, ये कोई एंजाइम ना होते हुए भी पाचन में मदद करता है, एक जूस होकर। ठीक, बाकी जो जूस मैंने आपको पढ़ाए थे, पैंक्रियाटिक जूस, गैस्ट्रिक जूस, उसमें एंजाइम्स होते हैं, उन सारे एंजाइम्स को मिलाकर जूस बोलते हैं, लेकिन ये प्योर जूस है, इसमें कोई एंजाइम नहीं है। तो मैं इसका कलर बताना भूल गया था आपको, लिख लो इसका कलर क्या होता है, ये किस रंग का होता है। तो दोस्तों जो इसका कलर होता है, जो इसका रंग होता है, वो कौन सा होता है दोस्तों, इसका जो कलर होता है वो होता है आपका येलोइश ग्रीन कलर। क्या होता है, येलोइश ग्रीन। ठीक, येलोइश ग्रीन, पीला हरे रंग का, पीला हरे रंग का। ठीक है, पीला हरे रंग का होता है। ठीक, अब बाइल जूस कौन बना रहा है, लीवर। तो ये पीले रंग हरे रंग का क्यों होता है, ये पीले रंग का इसलिए होता है क्योंकि लीवर में एक केमिकल बनता है जिसे बिलीरुबिन कहते हैं। ग्रीन कलर का इसलिए होता है क्योंकि लीवर में एक केमिकल बनता है बिलीवर्डिन। ठीक है, बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन, ये दोनों क्या है, इसके कारण ही बाइल जूस का कलर येलोइश ग्रीन है, क्योंकि लीवर दो केमिकल बनाता है हमारे, जिन्हें कहते हैं हम बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन, ये पिगमेंट का काम करते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं दोस्तों, पिगमेंट का काम करते हैं, जिन्हें वर्णक कहते हैं। ये दोनों क्या है, ये दोनों एक पिगमेंट हैं। ये दोनों क्या है, एक पिगमेंट है। ठीक है दोस्तों, ये दोनों क्या है, एक दोस्तों ये दोनों हमारे क्या है, ये दोनों एक पिगमेंट है हमारे। ठीक, इसे हिंदी में बोलते हैं वर्णक। ये बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन ये लीवर में ही बनते हैं। शरीर में कहीं भी कुछ भी पीला रंग देना हो तो बिलीरुबिन देता है, कहीं भी हरा रंग देना हो तो बिलीवर्डिन देता है। जैसे हम ब्लड चैप्टर में प्लाज्मा के बारे में पढ़ेंगे, ब्लड में प्लाज्मा होता है हमारे। ठीक, उस प्लाज्मा हल्का ही पीले कलर का होता है, क्योंकि लीवर उसमें बिलीरुबिन, बिलीरुबिन जो केमिकल होता है प्लाज्मा मिलकर उसको पीले रंग का कर देता है, और ऐसी बिलीवर्डिन ये ग्रीन कलर देता है। ये एक तरीके से पिगमेंट किसे बोलते हैं दोस्तों, पिगमेंट बोलते हैं, जो हमें कलर देने का काम करे उसे पिगमेंट बोलते हैं। वो केमिकल जो कलर देने का काम करे उन्हें पिगमेंट कहते हैं। ये दोनों एक केमिकल हैं जो कलर देने का काम करते हैं, इसलिए इन्हें पिगमेंट कहते हैं। कौन बनाता है इन दोनों को, इन दोनों को बनाता है लीवर। कौन बनाता है दोस्तों इन दोनों को, इन दोनों को बनाता है लीवर। लीवर के द्वारा
ये दोनों केमिकल बनाए जाते हैं। ठीक, लीवर के द्वारा ये दोनों केमिकल बनाए जाते हैं। ये एक पिगमेंट है। पिगमेंट क्यों? क्योंकि कलर देने का काम कर रहे हैं। तो बाइल जूस को येलो कलर देता है बिलीरुबिन केमिकल, और ग्रीन कलर देता है बिलीवर्डिन केमिकल। इन दोनों केमिकल को लीवर ही बनाता है, और बाइल जूस को भी लीवर ही बनाता है। ठीक, इतना बताना था दोस्तों मेरे को। ठीक है दोस्तों, ये पॉइंट मैं भूल गया था, इसका कलर बताना। कलर पूछ लेते हैं बाइल जूस का। अब आपने दो जूस और पढ़े होंगे, जैसे पैंक्रिएटिक जूस, अग्नाशय रस। ठीक, एंड आपने पढ़ा होगा गैस्ट्रिक जूस। ठीक है, जो हमारे पेट में बनता है। जठर रस, क्या बोलते हैं इसको? जठर रस, ये अग्नाशय रस। ठीक है, ये दोनों भी तो जूस होते हैं, लेकिन इनके अंदर एंजाइम्स पाए जाते हैं, इसमें कोई एंजाइम्स नहीं होता। ये प्योर जूस होता है, इसमें कोई एंजाइम नहीं पाया जाता, इसलिए इसका कलर पूछ लेते हैं। इन दोनों में बहुत, इसमें कई एंजाइम्स पाए जाते हैं, इसके अंदर भी कई एंजाइम्स पाए जाते हैं। तो इसका कलर कैसे डिसाइड करेंगे भाई? तो ये दोनों कलरलेस होते हैं, इनमें वैसे कोई कलर नहीं होता। ये क्या होते हैं? कलरलेस। क्या बोल देते हैं इनको? कलरलेस, बिना कलर के, बिना रंग के, बिना रंग के। ठीक है, तो पैंक्रिएटिक जूस और गैस्ट्रिक जूस का कभी कलर पूछ ले तो कलरलेस। मेन वैसे क्वेश्चन इसके ऊपर आता है, इन दोनों के ऊपर पूछेगा ही नहीं। बाइल जूस का कलर ध्यान रखना। तो दोस्तों, डाइजेशन चैप्टर आपका यहाँ खत्म हो चुका है। हम डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे पहला पार्ट बकल कैविटी पढ़ चुके हैं। बकल कैविटी यानी मुंह का हिस्सा, मुंह से मुख गुहा भी कहते हैं, जिसमें दांत, जीभ, आपका लार जो बनती है, इनके बारे में सब पढ़ चुके हैं। उसके बाद हम स्टमक, पेट जो हमारे पाचन में मदद करता है, वो पढ़ चुके हैं। फूड पाइप पढ़ चुके हैं, जहाँ से खाना सरक के जाता है नीचे। उसके बाद छोटी आंत में पाचन होता है, वो पढ़ चुके हैं। बड़ी आंत में, छोटी आंत में पाचन पूरी तरीके से हो जाता है, और एब्जॉर्प्शन अवशोषण भी होता है, वो भी पढ़ चुके हैं। फिर बड़ी आंत में केवल एब्जॉर्प्शन अवशोषण होता है, वो भी पढ़ चुके हैं। तो पाचन दोस्तों यहाँ आपका बिल्कुल खत्म होता है, इतना ही पाचन का रोल होता है। उसके बाद सॉलिड वेस्ट बन के वो खाना बाहर निकल जाता है। ठीक है, उसके बाद आपका दोस्तों एक सॉलिड वेस्ट, इजेशन बोलते हैं इसको इंग्लिश में, सॉलिड वेस्ट का बाहर निकलना। ठीक है, इजेशन। एक आपका एक्सक्रीशन। ठीक है, एक्सक्रीशन यानी जो वेस्ट, लिक्विड वेस्ट जो होता है, जिसे मूत्र बोलते हैं हम, जो मूत्र निकलता है हमारा लिक्विड वेस्ट, वो किडनी बनाती है उसे। तो किडनी वो टॉपिक अलग पढ़ेंगे हम, वो इसका हिस्सा नहीं है डाइजेशन का। डाइजेशन में केवल खाना पचाना है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ डाइजेशन चैप्टर खत्म होता है, लेकिन मैं इतना बता रहा हूँ, मैंने आपको एक एक पॉइंट बताया है, और ज़्यादा गहराई में भी नहीं गए, क्योंकि दोस्तों गहराई में जाने को, इसमें इतनी गहराई में जा सकते थे। अगर आप एनसीईआरटी बुक खोलो बायोलॉजी की, तो ये मान लो कि इनके सेल तक बताए गए हैं कि कौन कौन सी सेल होती है इस तरीके से। तो बहुत गहराई में है वो। ठीक है, तो पूरी गहराई में भी नहीं पढ़ा हमने, लेकिन एक ऐसे लेवल तक पढ़ लिया है कि आपका क्वेश्चन एक भी नहीं छूटेगा कंपटीशन एग्जाम का, ये मेरा वादा है। और बाकी हम इसके दोस्तों अगली क्लास में क्वेश्चन करेंगे, और बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन करेंगे, और देखना आप कितनी आराम से कर लोगे। ठीक है, तो दोस्तों आज्ञा दीजिए हमें अगली क्लास में मिलने की। ठीक है दोस्तों, खुश रहिए, मज़े लीजिए, पूरे ज़िंदगी को खुशी से जिए। ठीक है, और मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो, पढ़ाना अच्छा लगा हो, तो ही शेयर करें, वरना मत करें। वीडियो को लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को दबा के शेयर मारें दोस्तों। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।